तो दोस्तों अब हम लोग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्रांति एवं प्रतिरोध यानी रेवोल्यूशन एंड रेजिस्टेंस। क्रांति यानी रिवोल्यूशन की जो शाब्दिक व्युत्पत्ति हुई है वो टू रिवॉल्व से हुई है। एक चक्र पूरा घूमने पर पहिए का ऊपरी हिस्सा नीचे और निचला हिस्सा ऊपर चला जाता है। किसी राजनीतिक व्यवस्था का पूरा बंदोबस्त उलट पलट देने वाले नाटकीय दूरगामी अमूल परिवर्तन होते हैं को क्रांति की संज्ञा दी जाती है। तो एक पहिया ऊपर, एक पहिया नीचे, एक पहिया नीचे, एक पहिया ऊपर। तो यही बात है कि जो निचला सिरा है ऊपर, जो ऊपर का सिरा है नीचे। तो हमें जो चाइना 1949 में जब साम्यवादी क्रांति हुई तो वहाँ की जो पूरी आर्थिक, सामाजिक, पॉलिटिकल सिस्टम था पूरी तरह से चेंज हो गया। ऐसे ही जब 1917 में रूस में क्रांति हुई तो ये एक प्रकार से क्रांति का उदाहरण है, जहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था है पूरा उलट पलट जाती है। यहाँ पर नाटकीय, दूरगामी एवं अमूलचूल परिवर्तन होते हैं। दूरगामी क्यों? लॉन्ग टर्म परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे 1917 में जब से रूसी क्रांति हुई तो रूस का अभी भी जो उसका प्रभाव है अभी भी देखा जा सकता है। तो इसके दूरगामी प्रभाव होते हैं क्रांति के। कोई भी क्रांति है तो उसके दूरगामी प्रभाव तो होंगे ही, और एक रेडिकल चेंज आता है। राजनीतिक सिद्धांत के तहत साधारणतः उन क्रांतियों की व्यवस्था की जाती है जो किसी देश की राजनीतिक सत्ता में आकस्मिक परिवर्तन करती हैं और फिर वहाँ के जीवन को नए रूप में ढाल देती हैं। आकस्मिक परिवर्तन करती हैं, 1917 क्रांति को समझिए, और फिर वहाँ के जीवन को नए रूप में ढाल देती हैं। अब यहाँ से जो रूस है वो साम्यवादी देश बन गया, तो नए प्रकार की नई वे ऑफ लाइफ हो गई, जहाँ पर गॉड को एक प्रकार से दरकिनार ही कर दिया गया। जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है वहाँ पर पूंजीपति जो वर्ग डोमिनेंस में था वहाँ से अब साम्यवादी व्यवस्था, सर्वहारा की तानाशाही आ गई, 5 ईयर प्लानिंग आ गई, तो पूरी तरह से चेंज हो गया। भारत में भी 1947 में जो एक क्रांति ही उसको आप मान सकते हैं, भारत में जो एक प्रकार से आज़ादी मिली थी तो एक क्रांति ही थी, जहाँ पर पूरा जो ब्रिटिश सिस्टम था खत्म होता है और इंडियन सिस्टम आ जाता है। तो यही है एक क्रांति। फिर यूँ तो क्रांति आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक क्षेत्र से संबंधित हो सकती है। उदाहरण के स्वरूप औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति, प्रबंधकीय क्रांति, सूचना क्रांति। पर राजनीति में क्रांति का आशय सरकार व उससे संबंधित संस्थाओं एवं संरचनाओं में बदलाव से, सरकार एवं उससे संबंधित संस्थाओं एवं संरचनाओं में बदलाव को ही क्या कहा जाता है? क्रांति, राजनीतिक क्षेत्र में। तो जो कार्ल जे फ्रेडरिक है ने क्रांति को राजनीतिक अर्थ में देखा है। फ्रेडरिक के अनुसार क्रांति स्थापित राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देती है। क्रांति है वो स्थापित, जो इस्टेब्लिश्ड या इस्टेब्लिशमेंट है या इस्टेब्लिश्ड जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं चुनौती देने का काम करती है, और पूरी जो पुरानी व्यवस्था है से पूरी तरह भिन्न होती है। नई व्यवस्था की स्थापना होती है। 1917 की जो क्रांति है उसको आप देख लीजिए और परिभाषाओं को, इस क्रांति को दिमाग में रखते हुए आप परिभाषाओं को समझते जाइए। न्यूमान क्या कहते हैं कि क्रांति को सामाजिक व्यवस्था के प्रबल मिथक के अमूलचूल मौलिक परिवर्तन के रूप में देखते हैं। क्रांति को सामाजिक व्यवस्था के प्रबल मिथक के अमूलचूल मौलिक परिवर्तन के रूप में देखता है। फ्रांस फैन के अनुसार क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी देती है। तो न केवल ये भेदक होती है बल्कि जो क्रांतिकारी हिंसा है ये उपनिवेशी प्रजा को, फॉर एग्जाम्पल जो ब्रिटेन भारत पर कब्जा किया, तो अब जो क्रांति उपनिवेशी प्रजा है, क्रांति अगर भारत में होती है, हालांकि भारत में उस प्रकार से क्रांति नहीं हुई इस प्रकार से मारकाट वाली है जो कि 1949 में चाइना में क्रांति हुई थी, उस प्रकार की भारत में क्रांति कभी नहीं हुई। लेकिन फिर भी इससे क्या होता है, जो उपनिवेशी प्रजा होती है, फॉर एग्जाम्पल भारत की जनता 1947 के पहले तक स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी मिलता है। अगर क्रांति होती है तो हम नई संस्थाएं बनाते हैं, नया सामाजिक आर्थिक ढांचा बनाते हैं और अपना विकास करते हैं। जो रिवोल्यूशन है उसकी प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होता है? तो क्रांति है एक प्रोसेस है, अकेली घटना नहीं है। यह सारे तत्वों, कारणों और घटनाओं की श्रृंखला है। तो भारत को जब 1947 में आज़ादी मिली तो ये एक घटना मात्र नहीं थी, ये एक प्रोसेस थी जो चली आ रही थी 1905 के बंगाल विभाजन से चली आ रही थी, जहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। फिर 1920 का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, फिर 1930 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये सब प्रोसेस के तहत हुआ था। तो जो 1947 में भारत को आज़ादी मिली ये कोई एक घटना मात्र नहीं थी, ये एक प्रोसेस थी जो बहुत सारे तत्वों, कारणों और घटनाओं की एक श्रृंखला थी। क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया है जो समानतः हिंसक होती है, तो क्रांति को समानतः हिंसक माना जाता है, हालांकि भारत में जो क्रांति हुई थी वो हिंसक नहीं थी। फिर क्रांति में
व्यवस्था में आमूल-चूल एवं मौलिक परिवर्तन आ जाता है। तो वही बात है, 1917 में जब रूसी क्रांति होती है तो साम्यवादी व्यवस्था आ गई, जहाँ पर पूंजीपतियों का राज था या राजा खंड पे था, जहाँ पर मोनार्की थी, वहाँ से सीधे साम्यवादी व्यवस्था आ गई। तो मूल-चूल परिवर्तन तो होता ही। क्रांति अकस्मात या धीरे-धीरे भी हो सकती है। तो जो क्रांति है अकस्मात भी हो सकती है, स्पॉन्टेनियस। जैसे अरब स्प्रिंग जब आया था, अरब स्प्रिंग, तो बिल्कुल अचानक से आ गया ये। ऐसा कुछ मतलब लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा आंदोलन या इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो जाएगा कुछ ही समय में। तो ये अकस्मात भी हो सकती है और धीरे-धीरे भी हो सकती है, बिल्डअप हो सकता है, धीरे-धीरे बिल्डअप हो सकता है। क्रांति राजनीतिक घटना है, ये पॉलिटिकल इवेंट है। क्रांति में नेतृत्व एवं जन समर्थन अंतर्निहित रहता है। तो क्रांति अगर हो रही है तो कहीं न कोई इसका नेतृत्व करता होगा, नहीं तो अगर लीडर नहीं रहेगा तो लोगों के अंदर जो फीलिंग है, इनइक्वालिटी की फीलिंग है ना, लोग ऑपरेशन की फीलिंग है, लेकिन उसको उजागर करने के लिए अगर कोई नेता, उनकी जो फीलिंग है उनको हवा देने के लिए अगर कोई नेता नहीं रहेगा, कोई जन समर्थन नहीं रहेगा, तो क्रांति फिर उतना ज़्यादा प्रबल रूप से सामने नहीं आ पाती। तो लीडर की ज़रूरत हमेशा रहती है। तो 1857 की क्रांति है क्यों फेल हो गई भारत में? इसीलिए क्योंकि लीडर उस लेवल के थे नहीं, है ना? लीडरों जो लीडरशिप थी वो कमज़ोर थी, इसलिए क्रांति फेल हो गई। तो कहीं न कहीं जो लीडरशिप है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, साथ ही साथ जन समर्थन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 1857 की जो क्रांति है वो फेल हुई, उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि उससे भारत का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा तबका उससे अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहा था, उससे जुड़ा हुआ नहीं था। एक मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन थी, एक छोटी सी पॉपुलेशन थी जो क्रांति में हिस्सा ले रही थी। तो क्रांति का असफल होना तो निश्चित ही था। क्रांति में संवैधानिक एवं हिंसात्मक दोनों प्रकार के साधन काम में लिए जाते हैं। तो अगर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, पैसिव रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये संवैधानिक तरीके हैं। हिंसात्मक तरीके अगर आप मार काट कर रहे हैं तो जैसा कि फ्रांस फैन बोलता है तो फिर वो हिंसात्मक तरीके हो जाते हैं। क्रांति व बलात् सत्ता परिवर्तन यानी कि इसे कू कहा जाता है, में अंतर होता है। बलात् राज्य परिवर्तन में वैधता यानी लेजिटिमेसी, व्यापक जन समर्थन एवं व्यापक सामाजिक पुनर्निर्माण का तत्व नहीं होता है, जबकि क्रांति में ये तत्व होते हैं। तो अगर आपने बलात् राज्य परिवर्तन कर दिया, बलात् सत्ता परिवर्तन कर दिया, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अभी म्यांमार में क्या है, म्यांमार में जनता जो मिलिट्री जुनता है उसने शासन सत्ता पर ओवरटेक कर लिया है। तो इसका कोई लेजिटिमेसी नहीं है, इसका व्यापक जन समर्थन नहीं है, व्यापक सामाजिक पुनर्निर्माण के तत्व इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि आंग सान सूची को ही समर्थन वहां मिलता था। तो अगर वो कोई क्रांति करती, हालांकि वो तो सत्ता में थी, तो क्रांति क्या करती, लेकिन ठीक है, उनकी जो सत्ता थी लेजिटिमेट थी, व्यापक जन समर्थन था उनके लिए। लेकिन जो मिलिट्री जनता है उसका कोई समर्थन नहीं है। तो यही है कि अगर आप को करते हैं, आप एक प्रकार से बलात् सत्ता परिवर्तन करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर आपकी लेजिटिमेसी नहीं रह जाती। ये बात, क्रांति एक बहुआयामी विचार है। इसके लक्षण क्या क्या है? तो मूल संरचना में बदलाव होता है, जो मूल संरचना ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है उसमें बदलाव होता है। सामाजिक संरचना में भी बदलाव होता है। तो जब एक प्रकार से 1917 की रूसी क्रांति होती है तो सामाजिक परिवर्तन में भी सामाजिक जो संरचना है उसमें भी बदलाव होता है, जहाँ पर रिलेशन पूंजीपति और जो राजा के रिलेशन थे वो चेंज होके सर्वहारा वर्ग के रिलेशन हो गए, और चेंज तो हुआ ही सामाजिक। आर्थिक परिवर्तन में भी यहाँ पर सेंट्रलाइज प्लानिंग आ गई, कहाँ, रूस में 5 ईयर प्लानिंग आ गई, तो चेंज तो हुआ। अब जनों की स्थिति में भी बदलाव होता है। पहले अभिजन कौन थे, एलिट्स कौन थे, जो राजा लोग थे या कि जो उनके मातहत में लोग थे या जो उनकी सेवाएं किया करते थे, मंत्री मिनिस्टर, ये सब क्या हुआ करते थे वहाँ, अभिजन एलिट्स हुआ करते थे। लेकिन जैसे क्रांति हुई तो जो साम्यवादी सर्वहारा वर्ग के नेता थे वो नए अभिजन बन गए, तो ये चेंज तो होता है। संक्षेप में क्रांति का आशय समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था में हिंसात्मक, अहिंसात्मक व अहिंसात्मक साधनों के द्वारा त्वरित, गुणात्मक, अमूलवादी परिवर्तन लाना। तो क्रांति का आशय क्या है कि समाज व राजनीतिक व्यवस्था में हिंसात्मक एवं अहिंसात्मक साधनों के द्वारा त्वरित, गुणात्मक, अमूलवादी परिवर्तन लाना। क्रांति के 3 एस्पेक्ट होते हैं, 3 इसकी बेसिकली पर्सपेक्टिव होते हैं। राज्य व्यवस्था में टूट फूट, अगर जो स्टेट सिस्टम है उसमें आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। केंद्रीय सत्ता प्राप्ति के लिए दावेदारों में प्रतियोगिता होती है। तो सेंट्रल पावर होती है, जैसे पाकिस्तान में देख लीजिए, जो केंद्रीय सत्ता उसको पाने के लिए दावेदारों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होता है या बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ कंपटीशन होता है। वैसा नहीं है कि जो मिलिट्री म्यांमार में अगर मिलिट्री जुनता का रूल है तो ऐसा तो नहीं है कि केवल एक जनरल चाह रहा था कि
मैं राष्ट्रपति बन जाऊं या कि मैं वहां पर पूरा कब्जा कर लूं। सभी चाह रहे होंगे, तो सभी के लिए केंद्रीय सत्ता पाने के लिए दावेदारों में प्रतियोगिता होती है और नवीन संस्थाओं का निर्माण होता है। तो अगर डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन है या कि ऐसा मतलब जिस प्रकार से जैसे साम्यवादी क्रांति हुई 1917 में, तो वहां पर नई संस्थाओं का निर्माण किया गया। यही बात है कि नई संस्थाओं को, पुरानी संस्थाओं को ध्वस्त किया जाता है, नई संस्थाओं को बनाया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित कारक क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तीव्र वर्ग विभाजन, अगर तीव्र वर्ग विभाजन है, अमीरी और गरीबी, अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो ये क्रांति का एक बहुत ज़्यादा कारण हो सकता है ना। क्रांति अगर बहुत ज़्यादा अमीरी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो लोग क्रांति करने के लिए ज़्यादा आतुर होंगे अपनी स्थिति से देख के। फिर जनता को एकजुट करने में बुद्धिजीवियों, तो मान लो कि तीव्र वर्ग विभाजन है, अमीर और गरीब दो वर्ग बने हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई लीडर नहीं है, ऐसे बुद्धिजीवी नहीं है जो बता सके कि नहीं आपकी जो ये स्थिति है, ये आपकी स्थिति आपके कारण नहीं है, जो आपका शोषण हो रहा है उसके कारण है। तो भारत में जो समता आंदोलन था, दादा भाई नौरोजी जैसे जो विचारक कहें या क्रांतिकारी कहें, क्रांतिकारी तो कह ही नहीं सकते हैं, जो लीडर थे उस समय, तो उनका काम यही था कि वो बेसिकली बुद्धिजीवियों का काम कर रहे थे। वो मॉडरेट्स थे, ये क्या काम कर रहे थे, ये बुद्धिजीवियों का काम कर रहे थे। ये भारतीयों को बता रहे थे कि अंग्रेज किस प्रकार से हमारी लूट कर रहे हैं। जो काइंड ऑफ उनकी जो दादा भाई नौरोजी की बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो उसमें उसके माध्यम से वो क्या बता रहे थे कि किस प्रकार अंग्रेज यहाँ से पूरा धन ले जाकर मिडिल में डंप कर रहे हैं। तो यही बात है कि आप बुद्धिजीवियों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रहती है। बुद्धिजीवियों की भूमिका को तो इवन जो ग्रामसी है उसने भी महत्वपूर्ण माना है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक असंतुलन, तो ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने में। क्रांतियों के प्रकार, तो ऐसी क्रांतियां अपने घटनाक्रम और भौगोलिक सीमाओं से परे जाते हुए मनुष्य के बौद्धिक मानस पर अपनी अपेक्षाकृत स्थायी छाप छोड़ जाती हैं। उनसे निकले हुए सिद्धांत, नारे, कार्यक्रम एक बुनियादी संदर्भ बिंदु बन जाते हैं। जैसे अमेरिकन क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति से क्या निकल कर आया, काइंड ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। फिर अमेरिकन क्रांति से क्या निकल के आया कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो बहुत सारी नारे निकल के आते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम निकल के आते हैं, मौलिकताएं निकल के आती हैं। कुछ क्रांतियां वामपंथी भी हो सकती हैं, जैसे कि रूस की बोल्शेविक क्रांति। कुछ दक्षिणपंथी क्रांतियां भी हैं, जैसे ईरान की जो इस्लामिक क्रांति हुई थी 1979 में। फिर कुछ हिंसक एवं जनता की सीधी कार्रवाइयों द्वारा हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रांसीसी क्रांति। क्रांतियां शांतिपूर्ण एवं अहिंसक भी हो सकती हैं, जैसे इंग्लैंड की जो ग्लोरियस रिवोल्यूशन था, ये अहिंसक था और शांतिपूर्ण था। इसे ब्लडलेस रिवोल्यूशन भी कहा जाता है कि रक्त का बिना कोई कतरा बहाए क्रांति कर दी गई और जो राज सत्ता है उसको सीमित कर दिया गया। कुछ क्रांतियां अचानक घटित हो सकती हैं और उनकी प्रक्रिया लंबी हो सकती है। दरअसल कोई भी दो क्रांतियां एक सी नहीं होती, भले उनका घोषित विचारधारा आधार एक ही हो, जैसे मार्क्सवादी होते हुए भी रूसी और चीनी क्रांति के बीच भारी अंतर था। तो यही बात है, कभी कोई भी दो क्रांतियां एक सी नहीं होती हैं, दोनों क्रांतियों में अंतर देखने को मिलता है। क्रांतियों के प्रकार, तो अलेक्स डी टॉकविले क्रांतियों को 3 किस्म के बताते हैं। एक तो राजनीतिक क्रांति, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, अचानक घटित होने वाली क्रांतियां जो न केवल नए राजनीतिक नेतृत्व की स्थापना करती हैं बल्कि समाज को भी बदल डालती हैं। और तीसरी है धीरे धीरे और सतत होने वाली क्रांतियां जो समाज को बुनियादी तौर पर परिवर्तित कर देती हैं। मार्क्सवादी क्रांतियों की 5 श्रेणियां बताते हैं। पहला प्राक पूंजीवादी, दूसरा प्रारंभिक पूंजीवादी, फिर पूंजीवादी लोकतांत्रिक और प्रारंभिक सर्वहारा एवं समाजवादी। फिर जैक गोल्डस्टोन ने क्रांति संबंधी साहित्य का अवलोकन करके उसे 4 श्रेणियों में बांटा है। पहली पीढ़ी के विद्वानों ने क्रांति का अध्ययन करते हुए मुख्यतः वर्णनात्मक रवैया अपनाया है, यानी डिस्क्रिप्टिव मेथड इन्होंने अपनाया है। इन्हीं में से कुछ विद्वानों ने समाज के मनोविज्ञान में क्रांति के कारणों की खोज की। उन्होंने भीड़ के मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रतिपादित किया। फिर दूसरी पीढ़ी के विद्वानों ने क्रांतियों के साथ जुड़े क्या और क्यों के प्रश्नों की विवेचना की। इस पीढ़ी के विद्वान मुख्यतः इस बात पर सहमत थे कि क्रांतियां सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों से उपजी निराशा और आक्रोश का परिणाम होती हैं, लेकिन यह मानते हुए भी उन्होंने 3 अलग अलग रवैये अपनाए हैं। पहला रवैया संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, दूसरा रवैया टेलकोट पार्सन द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्र की स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी का सहारा लेने वालों का है। यह थ्योरी समाज को विभिन्न संसाधनों, मांगों और उप प्रणालियों के संतुलन के रूप में देखती है। जब यह संतुलन बुरी तरह बिगड़ जाता है तो क्रांतिकारी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। तीसरा रवैया तो हित समूहों के बीच होने वाली प्रतियोगिता के आईने में क्रांतियों के कारणों की खोज करते हैं। जब तक या 2 हित समूह किसी राजनीतिक प्रणाली की स्थापित
निर्णय प्रक्रिया से सहमत नहीं रह जाते हैं और उनके पास अपने लक्ष्यों को भेदने के लिए जरूरी ताकत भी होती है, तो क्रांति की नौबत आ जाती है। तो जब जब तक या दो हित समूह किसी राजनीतिक प्रणाली की स्थापित निर्णय प्रक्रिया से सहमत नहीं रह जाते हैं और उनके पास अपने लक्ष्यों को भेदने के लिए जरूरी ताकत भी होती है, तो क्रांति की नौबत आ जाती है। तीसरी पीढ़ी के विचारक मार्क्सवाद की वर्ग संघर्ष के थीसिस पर निर्भर करते हैं। इस तरह के अध्ययनों में थेड़ा स्टॉकपॉल की रचना स्टेट एंड सोशल रिवोल्यूशन मशहूर है। चौथी पीढ़ी के विद्वानों ने मार्क्सवादी स्कूल की आलोचना की है। उन्होंने 1979 की ईरानी और निकारागुआ की क्रांतियों का समर्थन किया है। 1986 में फिलीपींस में हुई क्रांति और 1989 की यूरोप में घटी घटनाओं ने क्रांतियों के बहुवर्गीय चरित्रों को दर्शाया है। फिर जो अमेरिकन क्रांति है, उपनिवेशवाद के खिलाफ गणतांत्रिक मूल्यों की जीत होते हुए भी केवल शासकों और व्यवस्था के कुछ पहलुओं को ही बदल सकी, इसलिए एक अधूरी क्रांति की संज्ञा इसको दी जाती है। तो भले ही ये एक गणतांत्रिक मूल्यों की लड़ी गई लड़ाई थी, लेकिन शासक और व्यवस्था क्या थी? तो ऐसा नहीं है कि जो ब्रिटेन की व्यवस्था थी लोकतंत्र था या जो तंत्र समानता की बातें थी, तो जो यूएसए है वहाँ भी ये चीज़ें कमोबेश कंटिन्यू रही, वही डेमोक्रेटिक सिस्टम कंटिन्यू रहा। चूंकि यूएसए कोई अलग देश या कोई ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पर जो बसे हुए लोग थे वो ब्रिटेन से अलग थे। नहीं, ब्रिटेन के ही जो भागे हुए लोग थे, ब्रिटेन की राजसत्ता से सताए हुए लोग थे, वही यूएसए में जाकर निर्वासित जीवन जिया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हम अपना स्वयं के राज्य बना लिया जाए या स्वयं हम स्वतंत्रता घोषित कर दें। तो ब्रिटेन के जो सरकार है वो इन पर बिना इनको रिप्रेजेंटेशन दिए टैक्सेशन लगाया करती थी। इन्होंने फिर नारा लगाया। अब क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे, इनको पता था कि हम तुमसे झुकने उकने वाले नहीं हैं। भारत जैसे अशिक्षित या कि भारत जैसे ये इनोसेंट लोग नहीं थे कि चलो ठीक है आप मार रहे हो तो मार लो, हम दूसरा गाल भी दे देंगे। ये कहे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम श्रेष्ठ हो तो क्या हम श्रेष्ठ नहीं हैं, और फिर तुम हमसे टैक्स ले रहे हो तो हमारा रिप्रेजेंटेशन दो। ये सब बातें इनको पता थी। तो जो ब्रिटेन है कहीं ना कहीं जो काइंड ऑफ जो यूएसए की क्रांति थी, एक अधूरी क्रांति थी कि आपने वही लोग फिर से शासन सत्ता में आ गए, कोई अलग से परिवर्तन नहीं हुआ। ये नहीं हुआ कि जो रेड इंडियंस थे वहाँ के मूल निवासी थे उन्होंने क्रांति करके कुछ नई व्यवस्था ला दी, ऐसा कुछ नहीं था। वही वही आपस में लड़े और इसलिए इसको एक अधूरी क्रांति मानी जाती है। क्रांति को अनिवार्य तौर पर बुनियादी परिवर्तन का ही वाहक होना चाहिए, यह आग्रह 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्थापित हुआ था। क्रांति का सर्वाधिक प्रभावशाली एवं लोकप्रिय सिद्धांत देने का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। उन्होंने इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस की क्रांति का अध्ययन करने के बाद अपनी रचना जर्मन आइडियोलॉजी में क्रांति को इतिहास की एक योजना के रूप में पेश किया, जिसके तहत मानवता एक युग से दूसरे युग में छलांग मार का प्रवेश करती है। इस नाटकीय परिवर्तन के घटित होने के लिए मार्क्स की शर्त है कि कई तरह के टकराव एक साथ घटित होने चाहिए। फिर फ्रेडरिक एंगल्स की मानता है कि क्रांतियां मनमाने ढंग से आयोजित नहीं हो सकती हैं, वे हमेशा और हर कहीं किन्हीं वर्गों, पार्टियों के नेतृत्व और इच्छा से स्वतंत्र परिस्थितियों का अनिवार्य परिणाम होती हैं। जब वर्ग शक्तियों का संतुलन गड़बड़ा जाता है तो क्रांतिकारी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। क्योंकि क्रांति और परिवर्तन का चोली दामन का साथ है, इसलिए मार्क्सवाद परिवर्तन के एक दूसरे माध्यम सुधार को वैधता देने से इनकार करता है। समाजवाद में विश्वास करने वाले क्रांतिकारी संसदीय राजनीति को सुधारवाद का पर्याय मानकर उसका विरोध करते हैं। समाजवादी विचारकों की मानता है कि सुधार कभी बुनियादी स्थितियों को नहीं बदल सकते हैं। अब अगर पूंजीपति मजदूरों को शोषण कर रहे हैं तो आप कितना भी सुधार लाएंगे, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो चेंज नहीं होंगी, तो आपको तो उनका हाथ ही काटना पड़ेगा ना। जैसे फ्रांस फैनन कहता है कि आप जो गुलामियों की अगर जंजीरें हैं उसको तोड़ना चाहते हैं, तो आपको जो गुलामियों की जो दास्ता का निशानी है उसको तोड़ना चाहते हैं, तो आपको अंग्रेजों के या जो उपनिवेशी ताकतें हैं उनका हाथ काटना ही पड़ेगा। वे केवल सतही परिवर्तन को ही अंजाम दे पाते हैं। सुधार कभी भी निजी संपत्ति के संस्थागत रूपों को नहीं बदलते हैं, तो पूंजीवादी व्यवस्था को टिकाए रखने के माध्यम बन जाते हैं। तो आप डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी लाएंगे तो कहीं ना कहीं आप ये ला के पूंजीवादी व्यवस्था है उसको एक ह्यूमन रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको बचाने का ही, उसको संरक्षित करने का ही प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट है रोजा लग्जमबर्ग। तो 1899 में प्रकाशित अपनी पुस्तक रिफॉर्म एंड रिवोल्यूशन, रोजा लग्जमबर्ग की पुस्तक है रिफॉर्म एंड रिवोल्यूशन में जर्मन समाजवादियों के सुधारवादी रुझानों पर आक्रमण करते हुए उसे पूंजीवादी लोकतंत्र का ही एक रूप माना। रोजा लग्जमबर्ग की स्पष्ट मान्यता थी कि संसदीय राजनीति के तहत होने वाला जो क्रमिक परिवर्तन है सर्वहारा वर्ग के हितों की सेवा नहीं कर सकता है, उसके लिए तो हमें रेडिकल परिवर्तन ही लाने पड़ेंगे। फिर सुधारवाद के सबसे बड़े आलोचक लेनिन थे। उन्होंने अपनी पुस्तक द स्टेट और रिवोल्यूशन में लिखा कि संसदीय व्यवस्था में चुनावों के जरिए एक निश्चित अवधि के बाद यह तय होता है कि शासक वर्ग का कौन सा हिस्सा और कौन सा नेता जनता का दमन एवं उत्पीड़न करेगा।
उदारतावादी चिंतन हन्ना अरेंट, ये 1963 में प्रकाशित अपनी रचना ऑन रिवॉल्यूशन में अपना अधिकतर विश्लेषण इंग्लैंड एवं अमेरिका की क्रांति पर आधारित करते हुए निष्कर्ष निकालती हैं कि क्रांतियां आजादी की ललक और तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं की नाकामियों का परिणाम होती है। क्रांति का कोई सार्वभौमिक सिद्धांत प्रतिपादन करना तकरीबन असंभव है। क्रांति कहीं भी, कभी भी, कैसे भी हो सकती है, क्योंकि विभिन्न क्रांतियां अलग अलग तरह के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लक्षणों के संयोग का परिणाम होती हैं। तो कोई एक सार्वभौमिक तरीका नहीं है क्रांति होने का। क्रांति किसी भी तरीके से, कहीं भी, कैसे भी हो सकती है और उसका कोई एक कारण नहीं। मुख्य क्रांतियां तो प्यूरिटन रिवॉल्यूशन हुई 1649 में, ये यूके में हुई, हॉब्स के समय की बात है ये। वहां पर दो गुट बने हुए थे, राउंड हेड्स और कैवलियर्स। तो जो राउंड हेड थे संसद समर्थक थे, इसके नेता थे क्रैमवेल, और जो कैवलियर्स थे इनके ये राजतंत्र समर्थक थे और इनके जो नेता थे राजा जेम्स प्रथम। फिर गौरवपूर्ण क्रांति होती है 1688 में ब्रिटेन में, लॉक के समय ये क्रांति हुई थी। दो गुट थे, एक टोरी और दूसरा विग। इस क्रांति में सीमित सरकार, संवैधानिक राजतंत्र एवं संविधानवाद की शुरुआत हुई तथा उदारवाद की नींव रखी गई। अमेरिकन क्रांति 1776 में होती है। नारा था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में, नारा था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। बोल्शेविक क्रांति हुई 1917 में, इसका नारा क्या था? रोटी, भूमि और शांति। रोटी, भूमि और शांति। फिर यह प्रथम साम्यवादी मार्क्सवादी क्रांति थी। इसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। बोल्शेविक बहुसंख्यक का नेता था लेनिन। मेंशेविक अल्पसंख्यक भी क्रांति में भागीदार थे, हालांकि उनको शासन सत्ता में बहुत ज्यादा भागीदारी नहीं दी गई थी। चीनी जो क्रांति हुई थी 1949 में माओ जेडोंग के नेतृत्व में। क्यूबा की क्रांति 1959 में हुआ, नेता क्या थे? फिदेल कास्त्रो। इस्लामिक क्रांति हुई थी 1979 में ईरान में, धार्मिक नेता थे अयतुल्ला खुमैनी ने यहाँ पर थियोलॉजी की स्थापना की या धर्मतंत्र की स्थापना की। पूर्वी यूरोपियन क्रांति ये 1989 से 91 के बीच में हुई, जहाँ पर बहुत सारे जो साम्यवादी देश थे सीधे सीधे डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में तब्दील हो गए या वो विचार से अलग हो गए। पिंक टाइड या गुलाबी लहर तो लैटिन अमेरिका से रिलेटेड है। इसमें साम्यवाद एवं समाजवाद का आना ये पिंक टाइड कहलाता है। कहाँ से रिलेटेड है याद रखिएगा, ये लैटिन अमेरिका से रिलेटेड है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए हुई क्रांतियां, पहली है मखमली वेलवेट रेवोल्यूशन, ये चेकोस्लोवाकिया में हुई थी 1989 में। मखमली क्रांति का संबंध यूएसएसआर एवं पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी व्यवस्था के पतन से लगाया जा सकता है। बुलडोजर क्रांति सन 2000 में हुई यूगोस्लाविया में, बुलडोजर क्रांति। गुलाबी क्रांति पिंक रेवोल्यूशन 2003 में हुई, जॉर्जिया में हुई। एक और पिंक लहर है, पिंक लहर लैटिन अमेरिका से रिलेटेड है, और पिंक रेवोल्यूशन कहाँ हुई? जॉर्जिया में हुई। नारंगी क्रांति ऑरेंज रेवोल्यूशन 2004-5 में हुआ, यूक्रेन में हुआ। जीन्स क्रांति बेलारूस में हुई 2006 में। केसरिया क्रांति सैफरन रेवोल्यूशन 2007 में हुआ, म्यांमार में 2007 में अमन। चमेली क्रांति एंड जैस्मिन रेवोल्यूशन 2010-11 में हुआ, ट्यूनीशिया में हुआ। फिर कमल क्रांति लोटस रेवोल्यूशन 2011 में हुआ, मिस्र में हुआ। अम्ब्रेला मूवमेंट ये हांगकांग, चीन सरकार के मानवाधिकार एवं लोकतंत्र की मांग के लिए अम्ब्रेला मूवमेंट चलाया गया। अब अरब क्रांतियां या अरब बसंत जो टाइम है, अरब स्प्रिंग, उसको देख लेते हैं। तो इसमें 2010 से 2013 के बीच में ये अरब स्प्रिंग चला था। अरब बसंत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूएसए की मैगजीन फॉरेन पॉलिसी में मार्क लिंच ने किया था। बसंत का तात्पर्य है अच्छे दिनों का आना। अरब स्प्रिंग जिसे अरब क्रांतियों या अरबी विरोध के रूप में भी जाना जाता है, यह वर्ष 2011 में उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में फैल गई। इस क्रांति में 4 तानाशाहों को उखाड़ कर फेंक दिया। यह क्रांति ट्यूनीशिया से जैस्मिन या चमेली क्रांति के रूप में प्रारंभ हुई। तो जैस्मिन या चमेली क्रांति यह ट्यूनीशियन क्रांति ही है या अरब स्प्रिंग का ही एक नाम है इनिशियल फेज में। 14 जनवरी 2011 को राष्ट्रपति बेन अली अपने 23 साल के शासन का अंत करके देश छोड़कर भाग निकले। कमल क्रांति हुई मिस्र में 2011 में, अरब संघ के तहत ही हुई थी। ट्यूनीशिया में, उत्तरी अफ्रीका में यह अरब देशों पश्चिमी एशिया में फैल गई थी। फिर मिस्र, सीरिया, लीबिया, यमन, अल्जीरिया, मोरक्को आदि देश से प्रभावित हुए। अल्जीरिया, मोरक्को, सऊदी अरब, जॉर्डन आदि ने आर्थिक छूट एवं सुधारों का वादा कर स्थिति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ट्यूनीशिया की घटनाओं से प्रेरित होकर मिस्र के प्रदर्शनकारियों ने 25 जनवरी को सड़क पर ये उतर आए और उन्होंने राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को हटाने की मांग की। काहिरा, 18 दिनों के विरोध के बाद होस्नी मुबारक ने 11 फरवरी को इस्तीफा दे दिया। लीबिया में राष्ट्रपति मोहम्मद गद्दाफी ने 42 वर्ष के शासन को 8 महीने के गृह युद्ध से समाप्त कर दिया था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है द्वारा लगाए गए नो फ्लाई जोन के लिए नाटो हवाई हमलों के विद्रोही
बल का समर्थन प्राप्त किया था। तो नाटो हवाई हमलों से विद्रोही बल का समर्थन प्राप्त किया था नो फ्लाई जोन के लिए। यमन का विद्रोह है ना, यमन का विद्रोह अरब क्रांति से प्रेरित विद्रोह है। यहाँ राष्ट्रपति सालेह ने नवंबर 2011 में सत्ता से हटने पर मजबूर कर दिया गया उन्हें। सीरिया है, राष्ट्रपति असद के खिलाफ। बहरीन में भी लोकतंत्र लोकप्रिय जो विद्रोह हुए हैं। इस्लामाबाद के उभार के कारण ट्यूनीशिया और मिस्र की क्रांतियां अधूरी क्रांतियां रह गईं। तो वही बात है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं क्या बोलती हैं कि जो इस्लाम है या जो अरब नेशंस हैं ये डेमोक्रेसी से इम्यून है, यहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित ही नहीं हो सकती है। यहाँ का जो समाज है, यहाँ का जो कल्चर है, वो समाज ऐसा है ही नहीं कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्वीकार कर पाए। तो आप यहाँ पर क्रांति के लाभ ही लोगे तो लेकिन डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हो पाएगी। अरब बसंत एक जन क्रांति थी जिसका कारण उपयुक्त देशों में लोकतंत्र, स्वतंत्र चुनाव एवं मानवाधिकारों की मांग थी। यह अहिंसात्मक क्रांति थी और सोशल मीडिया पर भी इसमें अहम रोल निभाया था। कुछ विद्वानों ने अरब क्रांति को पश्चिमी मीडिया एवं एनजीओ द्वारा प्रेरित विनिर्मित क्रांति, ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्यूशन भी कहा है। तो एक नेक्स्ट पर्सपेक्टिव भी आता है कि ये कोई क्रांति वगैरह नहीं थी, ये बेसिकली ये प्लॉट सेट किया गया था, एक षड्यंत्र था, कॉन्स्पिरेसी थी वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा, वेस्टर्न मीडिया द्वारा, जिसके माध्यम से यहाँ पर तानाशाह है उनको समाप्त कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये तानाशाह अब अपने हित की बात करने लग गए। ये कहने लग गए थे कि हमारा जो घर का तेल है हम नहीं देंगे, हम अच्छे खासे पैसे पर वसूलेंगे। अब इराक जैसे देश में कितना ज़्यादा तेल है और गद्दाफी ने कहा हम नहीं देंगे, तो कहा कि इसको हटाओ किसी तरह से। तो ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं वेस्टर्न मीडिया है, एमएनसीज हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी देश में क्रांतियों को भड़काने के लिए। फॉर एग्जांपल ग्रीन पीस जैसे जो संस्थान है भारत में क्या करते हैं, भारत कोई भी अगर परमाणु संयंत्र लगाता है तो ये इसका विरोध करते हैं। तो बहुत सारी जो रिपोर्ट्स आई हैं बताती हैं कि जो एनजीओज हैं ये फर्जी काम करते हैं, ये बेसिकली पैसा लेते हैं बाहर से। मतलब ये रिपोर्ट्स है, अब ये मत मानिएगा कि मैं बोल रहा हूँ, रिपोर्ट्स हैं, ऐसा बताया गया है। और 2014 के बाद भारत सरकार ने एनजीओ पर जो नकेल भी कसी है तो इन रिपोर्ट्स के तहत कही है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, फंडिंग लेते हैं और भारत में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं जिससे कि जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल कर दिया जाए। तो ये वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनकी सोची समझी साजिश है कि भारत उतनी प्रगति न कर पाए, भारत की जो मार्ग है उस पर, प्रगति का मार्ग है उस पर रोड़े अटकाए जाए, यही बात है। तो हमने से दोस्तों क्रांति की विभिन्न व्याख्याएं हम सिद्धांत देखते हैं। तो जो परंपरागत या रूढ़िगत व्याख्या है वो अरस्तु में देखने को मिलती है, फिर एडमंड बर्क हैं, डी टॉक्विले हैं, कार्ल पॉपर है। कार्ल पॉपर की पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, ये उनकी पुस्तक आई थी 1957 में, और ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज 1945 में पुस्तक आती है। इसमें उन्होंने प्लेटो, हेगल और मार्क्स को ओपन सोसाइटी का दुश्मन माना था। फिर जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं वो मार्क्सवादी व्याख्या है क्रांति की। तो इसमें मार्क्स आते हैं, लेनिन आते हैं, फिदेल कास्ट्रो आते हैं, रोजा लग्जमबर्ग आती हैं, ग्राम्सी और फ्रेंच फेनन। जो समकालीन विश्लेषण है, कंटेम्प्रेरी एनालिसिस है, उसमें केन ब्रिटन आती हैं, हन्ना एरेंट, थेडर स्टॉकपोल का संरचनात्मक सिद्धांत है वो आता है। आधुनिकीकरण का जो क्रांति है उसमें जो महत्वपूर्ण थिंकर है आधुनिकीकरण एवं क्रांति में, तो सी जॉनसन है, हंटिंगटन है, बैरिंगटन मूर जूनियर है और चार्ल्स टिली है। चलिए जो परंपरागत क्रांति की परंपरागत या रूढ़िवादी व्याख्या है उसको देख लेते हैं। परंपरावादी मूलतः यथास्थितिवादी, क्रांति विरोधी एवं धीमे क्रमिक परिवर्तनों के हिमायती थे। तो हम जब अरस्तु को पढ़ते हैं तो वो क्या बात करता है कि वो एक कंजर्वेटिव थिंकर है और वो क्रांति विरोधी उसका मानना था कि कोई भी स्मॉल या बिग चेंज अगर शासन के खिलाफ हो रहा है तो इट कैन लीड टू रिवोल्यूशन। और जो बिगेस्ट रीजन है रिवोल्यूशन का वो है फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी। तो इसलिए जो शासक है उसे हमेशा जो फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी है उसको मैनेज करना चाहिए और संपत्ति है उसका वितरण ऐसे करना चाहिए कि उसका जो ऑनरशिप तो कॉमन हो, ऑनरशिप उसकी इंडिविजुअल ऑनरशिप हो, लेकिन उसका जो वितरण हो वो या उसका जो यूज हो वो कॉमन यूज हो। तो ये अरस्तु बोलता है। चलिए उसको देखते हैं। तो अरस्तु पहला राजनीतिक दार्शनिक था जिसने क्रांति की व्याख्या की, पर उसकी क्रांति की व्याख्या का संबंध क्रांति रोकने से था, क्रांति को रोकना चाहता था। साथ ही अरस्तु क्रांति व विद्रोह में भेद नहीं करता है। उसके अनुसार संविधान में प्रत्येक परिवर्तन, एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिवोल्यूशन। क्रांति का मूल कारण क्या है? विषमता, अर्थात वितरणात्मक न्याय की अनुपस्थिति। वही है कि जो फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी
फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी, ये है प्राइम रीजन किसी भी रिवोल्यूशन का। क्रांतियां तब होती हैं जब एक तरह से समान लोग हर तरह से समानता की मांग करते हैं। तो एक तरह से समान लोग हर तरह से समानता की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो क्लर्क है, ये एक तरह से समान लोग हैं, लेकिन हर तरह की समानता की बात करेंगे कि हमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर है या जो प्रोफेसर है उनके समान हमको समानता दे दी जाए, हर प्रकार के मन को समानता दी जाए, तब क्रांतियां होती हैं। सापेक्ष समानता की बजाय निरपेक्ष समानता की मांग करना, जो मार्क्सवादी भी करते हैं, निरपेक्ष समानता। तो क्रांतियां, मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो भी क्रांतिवादी है। तो अगर आप निरपेक्ष समानता की बात करेंगे, एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात करेंगे कि इन एनी टर्म्स मेक अस एब्सोल्युटली इक्वल, तब फिर क्रांतियां होंगी। जब नागरिकता का अधिकार प्राप्त लोग धन संपदा में भी समानता की मांग करें। तो जैसे मान लो भारत में बहुत सारे नागरिक हैं, तो अगर गरीबों को भी देखा जाए, वो भी नागरिक हैं और अमीर भी नागरिक हैं, तो गरीबों को भी नागरिकता मिली हुई है। लेकिन अब ये नागरिकता की जो उनके मिली हुई है, इसको आधार बनाकर ये कहें कि हमको भी आर्थिक रूप से समान बना दिया जाए अमीरों से, और अमीरों से पैसा लेके हमको दो, तब फिर क्रांतियां कहीं ना कहीं होंगी। वस्तु क्रांति को रोकने के लिए पॉलिटी व मिश्रित संविधान की बात करता है, पॉलिटी की बात करता है, जहां पर डेमोक्रेसी प्लस एरिस्टोक्रेसी दोनों के गुण पाए जाएंगे। क्रांति के संदर्भ में अरस्तु रूढ़िवादी एवं यथार्थवादी है, तो वही बात है कि ये कंजर्वेटिव है या स्टेटस कोइस्ट है, यथास्थितिवादी है। एडमंड बर्ग ये यूके के हैं, इनकी पुस्तक है रिफ्लेक्शन ऑन रिवोल्यूशन इन फ्रांस, 1790 में आती है रिफ्लेक्शन ऑन रिवोल्यूशन इन फ्रांस। तो एडमंड बर्ग फ्रांसीसी क्रांति का कटुआलोचक है, फ्रांसीसी क्रांति का कटुआलोचक है, क्योंकि इस क्रांति द्वारा सत्ताधारी एवं परंपरागत संस्थाएं दोनों में परिवर्तन कर दिया गया। आधुनिक रूढ़िवाद का जनक यह ब्रिटिश विद्वान गौरवमयी क्रांति का समर्थन करता है, जो ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ था 1688 में, कहा इंग्लैंड में, उसका यह समर्थन करता है। इससे सिर्फ शक्ति के केंद्र और सत्ताधारी बदले, शक्ति के केंद्र बदला, शक्ति का केंद्र जहां पर राज सत्ता या कि जो किंग्स के पास हुआ करता था, वो अब कहाँ चला गया, पार्लियामेंट के पास चला गया। सत्ताधारी बदले इन द सेंस की जो राजा था उसको हटा के जो मैरी उनको बना दिया गया था। तो सत्ताधारी बदले, परंपरागत संस्थाओं को नहीं बदला गया। तो पार्लियामेंट या कि जो राज सत्ता का प्रतीक है राजा रानी, उनको नहीं बदला गया था, केवल और केवल सत्ताधारी बदले, यहाँ से भी सत्ताधारी बदले और पार्लियामेंट में भी जो नई इंस्टीट्यूशन आ गया, तो शक्ति का केंद्र भी बदल गया। एडमंड बर्ग ने अमेरिकन क्रांति का समर्थन किया तथा आयरलैंड पर अत्याचार, भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए जा रहे शोषण एवं अत्याचार की आलोचना की। बर्ग के विपरीत थॉमस पेन ने उदारवाद, प्रतिनिधात्मक शासन यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और गणतंत्रवाद के आधार पर फ्रांसीसी क्रांति को उपयोगी माना है। फिर एलेक्स de Tocqueville, ये फ्रांस के हैं, इनके जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो डेमोक्रेसी इन अमेरिका है, जहाँ पर वो टायरनी ऑफ मेजोरिटी कॉन्सेप्ट देते हैं, और ये 1935 में बुक आती है। एक और पुस्तक है उनकी द ओल्ड रिजीम एंड द रिवोल्यूशन, 1856 में आती है, ओल्ड रिजीम एंड द रिवोल्यूशन। टॉकविले ने भी फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की और उसमें कुछ कारण गिनाए। पहला है कि फ्रांसीसी क्रांति से शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं हुआ, बल्कि शक्ति एक जगह आके केंद्रित हो गई। कुछ जो ग्रुप है उनके कुछ मेंबरों में आके शक्ति है। बेसिकली जो रॉबिस्फियर था ना, वो पूरी तरह से शक्ति को अपने ऊपर केंद्रित कर लेता है। तो यही बात है, पहले राजा पर चर्च व सामंतों का नियंत्रण था, क्रांति के बाद राज्य की शक्ति कमजोर होने की वजह से दृढ़ हो गई। पहले तो 2 लोग नियंत्रण करते थे राजा पर, कौन कौन, चर्च और सामंत। अब तो केवल एक ही व्यक्ति पूरे राज्य पर कंट्रोल स्टार्ट कर। फिर क्रांति राज्य को निरंकुश करती है, इसलिए फ्रांज काफ्का कहते हैं कि प्रत्येक क्रांति वाष्प की तरह उड़ जाती है तथा अपने पीछे नए अधिकारी तंत्र की दलदल छोड़ जाती है। प्रत्येक क्रांति वाष्प की तरह उड़ जाती है और अपने पीछे नए अधिकारी तंत्र की दलदल छोड़ जाती है। समानता के विचारों ने स्वतंत्रताओं को पीछे धकेल दिया। तो भरती हुई आकांक्षाओं का सिद्धांत, अर्थात गरीबी, कष्ट, अभाव ही नहीं बल्कि संपन्न एवं अमीर अफसरों की ऊंची आकांक्षाएं भी क्रांति को जन्म दे सकती। टॉकविले के इसी सिद्धांत को परिवर्तित रूप में जेम्स डेविड ने क्रांति की जे कर्व थ्योरी के तहत समझाने का प्रयास किया है। जेम्स डेविड की जे कर्व थ्योरी ऑफ क्रांति, जे कर्व थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन। अब कार्ल पॉपर, ये ब्रिटिश थिंकर है, ये बेसिकली जो रेडिकल परिवर्तन है उसकी बजाय ये उत्तरोत्तर परिवर्तन सिद्धांत या पीस मिल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट देते हैं कि आप धीरे धीरे परिवर्तन करिए। इकट्ठा अगर आपको अपने घर में, अपने कमरे में कुछ चेंज कराना है, तो ये नहीं कि आप सीधे अपना घर ही तोड़वा दें और फिर नए सिरे से सोचें, बल्कि उसमें खंडशः परिवर्तन आप करिए, जिससे कि जो आपने चेंज किया है, अगर आपको
फर्दर वो चेंजेस पसंद नहीं आते हैं तो आप उन चेंजों को बदलने का प्रयास भी कर सकते हैं। अगर आपने खंडशः परिवर्तन किया है, अगर आपने रेडिकली घर को ढहा ही दिया है तब तो फिर कुछ आगे हो ही नहीं सकता ना, ये बात। फिर मार्क्सवादी व्याख्या है तो ये क्रांति को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के लिए आवश्यक मानते हैं। तो मार्क्स क्या कहता है कि क्रांति इतिहास का इंजन है, क्रांति इतिहास का इंजन। मार्क्सवादी क्रांति हिंसा व रेडिकल परिवर्तनों से संबंधित है जो समाज में व्यापक परिवर्तन लाता है। फिर मार्क्स क्या कहता है कि फिलोसफर टिल नाउ हैव ओनली एक्सप्लेन द वर्ड, द क्वेश्चन इज यू हैव टू चेंज दिस वर्ड। ये उनकी जो बुक है थीसिस ऑन फायरबाक में, तो ये एक्शन ओरिएंटेड क्रांति की बात कर रहे हैं कि आपको जमीनी सतह पर आना होगा और क्रांति करना होगा। देयर इज नो बर्थ विदाउट ब्लड, देयर इज नो न्यू बर्थ विदाउट ब्लड। अगर ब्लड नहीं होगा तो कोई नया जन्म नहीं होगा। यही वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। जब उत्पादन के संबंध यानी रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन की शक्तियों को संभाल नहीं पाते हैं तो क्रांतियां हो जाती हैं। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में फॉर एग्जाम्पल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, तो शुरू में था दास समाज था, दास और मालिक हुआ करते थे। फिर जब सामंती समाज आया तो सामंत और कौन आ गए, सर्व्स आ गए, वहाँ पर काम करने वाले जो सर्व्स थे। और जो पूंजीवादी व्यवस्था आई तो यहाँ पर पूंजीपति आ गए और क्या आ गए, मजदूर आ गए, सर्वहारा वर्ग आ गए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्रांति क्यों हुई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, ये क्यों हुआ, क्रांति क्यों हुई, सामंतों से जो शक्ति है पूंजीपतियों के हाथ में क्यों चली गई, क्यों? क्योंकि जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, जो सामंत और सर्व्स थे आपस में, इन्होंने जो रिलेशन ऑफ इनका जो प्रोडक्शन था सामंत और दासों का, तो यहाँ से जो टेक्नोलॉजी है चेंज हुई। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जमाना है, यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग आ रहा है, भाप इंजन आ रहा है ना, जो बिजली से चलने वाली मशीनें आ रही हैं। तो जो प्रोडक्शन है, जो ट्रेडिशनल प्रोडक्शन हुआ करता था या प्रोडक्शन ऑफ रिलेशन ट्रेडिशनल रिलेशन हुआ करता था सामंत और सर्व्स के बीच, अब वो धीरे धीरे चेंज होता गया, शक्तियाँ पूंजीपतियों के हाथ में चली गई और ये फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को या कि ये फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को संभाल नहीं पाए। ये जो सामंत हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट ये कर नहीं पाए, क्योंकि ये कर नहीं पाए तो पूंजीपति आगे बढ़ गए तो ये पीछे ही रह गए। तो यही है क्रांति का कारण कि जब उत्पादन की शक्तियों को संभाल नहीं पाते हैं तो क्रांतियां हो जाती हैं। क्रांति सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम, अगर सोशल चेंज लाना है तो क्रांति एक अनिवार्य माध्यम है। क्रांति आधार से शुरू होती है फिर अधिसंरचनाओं को बदलती है। तो क्रांति आधार से इन द सेंस की क्रांति पहले इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आएगी, पहले रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बदलेगा, फिर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बदलेंगी, यानी कुल मिला के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पहले बदलेगा, फिर संरचनाएं बदलेंगी, यानी कि राज्य बदलेगा, सरकार बदलेगी, मीडिया बदलेगा, चर्च बदलेगा, परिवार बदलेगा, ये बाद में बदलेंगे। कार्ल मार्क्स ने फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में उसको बुर्जुआ क्रांति कहा, यानी इससे एक प्रकार से कैपिटलिस्ट क्रांति ही इन्होंने कह दिया। यह संबंधवाद के खिलाफ पूंजीपतियों की क्रांति थी, ऐसा मार्क्स का मानना था। अब नेक्स्ट है क्रांति का मार्क्सवादी विमर्श यानी रिवोल्यूशन मार्क्सिस्ट डिस्कोर्स। तो मार्क्स इससे पहले 1843 में इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों का एक अध्ययन कर चुके थे, जिसके संकेत उनकी नोटबुकों में दर्ज है। उनकी मान्यता बनी थी कि ये तीनों क्रांतियां मुख्यतः बुर्जुआ क्रांतियां यानी कैपिटलिस्ट क्रांतियां थीं, जिनके हरावल दस्ते में मध्यम वर्ग एवं बुनियाद में उदयमान यानी जो राइजिंग कैपिटलिस्ट क्लास था द्वारा उत्पादन का विस्तार करने की आकांक्षा थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स ने भविष्यवाणी भी की थी कि जर्मनी की विशेष परिस्थितियों के कारण पहले वहां पूंजीवादी क्रांति होगी और फिर इसके फौरन बाद सर्वहारा क्रांति हो जाएगी, यानी जर्मनी में पहले पूंजीवादी क्रांति होगी और फिर पूंजीवादी क्रांति गिव वे टू प्रोलेटारिएट रिवोल्यूशन। ये बात जून 1848 में पेरिस के मजदूरों के विद्रोह की पराजय से मार्क्स ने यह सबक सीखा कि मजदूर जोशीले एवं पराक्रमी साथियों की अचानक हमला करने की रणनीति से नहीं जीत सकते। ऐसी जीत के लिए उन्हें एक संपूर्ण वर्ग की ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसी अनुभव से मार्क्स ने क्रांति के बाद सर्वहारा की तानाशाही डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। मार्क्स सीधे सीधे कम्युनिस्ट क्रांति संपन्न करने तत्कालिक दौर में प्रचलित विचारों से असहमत नहीं थे। उनकी मान्यता थी कि साम्यवाद पूंजीवाद के बाद घटित नहीं हो सकता है, बल्कि बीच में सर्वहारा का अधिनायकवाद आएगा, यानी कि कैपिटलिज्म से अगर हमें कम्युनिज्म की ओर जाना है तो यहाँ पर एक स्टेज आएगी, इंटरमीडिएट स्टेज आएगी, जिसे मार्क्स सोशलिज्म कहता है और ये सर्वहारा का अधिनायकवाद होगा। पूंजीवाद ने जो वर्ग पैदा किया है, पहले वह अपनी क्रांति के जरिए ऐसा सामाजिक रूपांतरण करेगा
इसके हाथों में पूंजीवाद की स्लेट पूरी तरह से साफ हो जाएगी। यानी जो ये समाजवाद की इंटरमीडिएट स्टेज होगी, यहाँ पर पूंजीवाद की जो स्लेट है पूरी तरह से साफ हो जाएगी। यहाँ पर पूंजीपतियों को एक प्रकार से उनका सफाया करने का काम किया जाएगा। ऐसे समाजवाद की स्थापना के बाद ही साम्यवाद के लिए भौतिक परिस्थितियां तैयार। तो बेसिकली मार्क्स का मानना था कि इंग्लैंड जैसे लंबी राजनीतिक परंपराओं वाले देश शायद क्रांति की अनिवार्यता से बच निकले। उन्हें फ्रांस का मजदूर वर्ग भी क्रांति करने लायक ताकत से संपन्न नहीं लग रहा था। केवल जर्मनी के तेज औद्योगिकीकरण को देखकर उन्हें लगा कि वहां का मजदूर वर्ग क्रांतिकारी कदम उठा सकता है। मार्क्स ने कहा कि हर क्रांतिकारी परिस्थिति क्रांति को अपने आप जन्म नहीं देती है जब तक जनता के विद्रोह के लिए तैयार न हो। जब तक जनता विद्रोह के लिए तैयार नहीं होती है, तब तक कोई भी क्रांतिकारी परिस्थिति क्रांति को अपने आप जन्म नहीं दे सकती है। साथ में उच्च वर्ग पुरानी व्यवस्था को जारी रखने के लिहाज से पूरी तरह बेकार न हो गया हो। लेकिन लेनिन का दावा था कि ये परिस्थितियां पार्टियों और वर्गों की इच्छाओं से स्वतंत्र होती हैं। लेनिन के अनुसार समाजवादी क्रांति मजदूरों के एक हमले से पूरी तरह नहीं होगी या पूरी नहीं होगी, बल्कि उसके लिए सभी मोर्चों पर चौतरफा चलाए गए संघर्षों के मिले जुले प्रभाव की जरूरत पड़ेगी। अक्टूबर की क्रांति 1917 में होती है। के बाद लेनिन और अन्य बोल्शेविक नेताओं को लगा कि इससे प्रेरित होकर पूरे यूरोप में क्रांति की चिंगारियां फूट पड़ेंगी, पर उनकी उम्मीदें पूरी तरह से गलत साबित हुई। बोल्शेविक अकेले पड़ गए और जल्द ही लेनिन, रोजा लग्जमबर्ग और काउस्की जैसे दूसरे मार्क्सवादियों के बीच अक्टूबर क्रांति के सच्चे समाजवादी चरित्र को लेकर अलग अलग किस्म का विवाद छिड़ गया। तो इनको आपस में ही कहीं न कहीं कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। एंटोनियो ग्राम्सी ने सतत क्रांति की थीसिस को 1848 के बाद हुए राजनीतिक विकास की तरफ से आंखें बंद कर लेने की देन बताया। उनका कहना था कि खास तौर से 1870-71 के बाद संसदीय राजनीति, ट्रेड यूनियन राजनीति, दलीय प्रणाली और नौकरशाही चालित राज्य की ताकत में काफी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने इटली की परिस्थितियों में मैजनी के नेतृत्व में हुए सक्रिय विद्रोह और धैर्यपूर्वक क्रांति के साथ ही साथ की जाने वाली पैसिव रिवॉल्यूशन की उस स्थिति से तुलना पेश की है जिसके प्रभाव में मनुष्य के मानस में आणविक परिवर्तन आ जाता है और सामाजिक शक्तियों का विन्यास पूरी तरह से बदल जाता है। तो जो क्रांति है वो सिंगल शॉट में नहीं आएगी, आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड वार लाना पड़ेगा। जैसे गांधी ने लड़ा था कम से कम 20-25 साल, लोगों के जनमानस में एक भाव क्रिएट किया, एंटी ब्रिटिश फीलिंग तैयार की, तब जाके कहीं करो या मरो का नारा दिया। तो आपको पैसिव रेवोल्यूशन, और गांधी ने तो एक्टिव रेवोल्यूशन किया था, तो परिस्थितियां क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं ना कहीं क्रांति होगी। फिर लेनिन की पुस्तक है स्टेट एंड रिवोल्यूशन, ये 1917 में आती है। स्टेट एंड रिवोल्यूशन, क्रांति शोषित एवं उत्पीड़न लोगों का उत्सव है। तो क्रांति शोषित एवं उत्पीड़ित लोगों का उत्सव है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। तो इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना ही अपनी समग्रता में सर्वहारा क्रांति है। साम्राज्यवादी जो युद्ध है उसको नागरिक युद्ध में बदलना ये अपनी समग्रता में सर्वहारा क्रांति है। क्रांति होती नहीं है, की जाती है, यह एक कला है ना। जैसे प्यार कहते हैं कि होता नहीं है, हो जाता है, इसी प्रकार जो क्रांति है ये होती नहीं है, हो जाती है, या ये क्रांति होती नहीं है, ये की जाती है, और एक तरफा ये कला है, एक कला है ये। आज रात या शाम तक क्रांति हो जानी चाहिए, ऐसा इनका एक बात है। फिर माओ की पुस्तक है ऑन न्यू डेमोक्रेसी, 1940 में आती है। ऑन न्यू डेमोक्रेसी ऑन कंट्राडिक्शन, ये 1937 में बुक आती है। तो क्रांति कोई रात्रि भोज नहीं, ना यह लेख लिखना या चित्र बनाना है। क्रांति जनता का विप्लव है, यानी क्रांति बेसिकली जनता का जो फीलिंग है उसका आउटबर्स्ट है। क्रांति सैकड़ों वर्षों के विद्रोह और दमन का परिणाम होती है। जो भारत में क्रांति हुई वो क्या है, वो सैकड़ों वर्षों को जब अंग्रेजों ने भारत को उत्पीड़ित किया, जनता का एक प्रकार से आउटबर्स्ट हुई इसके फीलिंग की नहीं अब तो उनको भगाना ही है, मारना ही है अंग्रेजों को, तब क्रांति पैदा होती है। माओ ने सांस्कृतिक क्रांति एवं निरंतर क्रांति का समर्थन दिया है, यानी वो कल्चरल रिवोल्यूशन और परमानेंट रिवोल्यूशन की बात करते हैं। स्थायी निरंतर क्रांति का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंट रिवोल्यूशन, का संबंध प्रसिद्ध रूसी मार्क्सवादी नेता लियोन ट्रॉट्स्की से है। सांस्कृतिक क्रांति के जो भाग हैं, तो बच्चे नए समाज के मास्टर हैं, यानी बच्चे नए समाज के मास्टर होंगे। भूमि सुधारों हेतु निर्धन किसान ही मूल कारक होंगे, और महिलाएं घरेलू कार्यों हेतु नियत होती हैं। थोड़ा सा ये एक प्रकार से रेट्रोगेटिव मतलब पीछे की ओर जाने की बात कर रहा है। महिलाओं को उतना ज़्यादा यहाँ पर सम्मान नहीं दिया रहा है, जहाँ तक मायो की बात है। फिर फिदेल कास्त्रो, क्रांति शोषकों के खिलाफ सोचतों की तानाशाही, यानी जो कैपिटलिस्ट है उनके खिलाफ सोचतों की तानाशाही।
ग्रामसी तो मॉडर्न प्रिंस इनकी पुस्तक है। तो ग्रामसी क्रांति के लिए बुर्जुआ विचारधारात्मक हेजेमनी का खात्मा आवश्यक मानते हैं। जो कैपिटलिस्ट लॉजिकल हेजेमनी है उसको आप अगर खत्म कर सके किसी प्रकार से, तब क्रांतियां हो जाएंगी। इसके लिए जैविक बुद्धिजीवियों यानी ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल द्वारा नागरिक समाज की संस्थाओं फॉर एग्जाम्पल चर्च, मंदिर, स्कूल, कॉलेज, परिवार पर वैचारिक प्रभुत्व स्थापित करना होगा। वही स्वदेशी का कॉन्सेप्ट लाना होगा। हमें स्वयं के कोर्ट चाहिए, हमें स्वयं की सरकार चाहिए, हमें स्वयं का एक प्रकार से नौकरशाही चाहिए, हमें स्वयं की स्कूलें चाहिए, हमें अंग्रेजों का कुछ नहीं लेना। फ्रांज फेनन इनकी पुस्तक है ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क, 1952 में आती है ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क। और द रिचर्ड ऑफ द अर्थ, धरती के अभागे, 1961 में। यूरोप ने हमारे महादेशों पर हाथ डाला है। यूरोप ने हमारे महादेशों पर हाथ डाला है। हमें उनकी उंगलियों को काटना ही होगा ताकि वे हमें छोड़ दें। तो उनकी उंगलियों को जब तक नहीं काटोगे, हाथ को नहीं काटोगे, तब तक अंग्रेज छोड़ेंगे नहीं। फ्रांज फेनन हिंसक क्रांति का समर्थक था। ये बेसिकली मानता था कि क्योंकि जो उपनिवेशी ताकतें हैं, अंग्रेज वगैरह, इन्होंने सैकड़ों वर्षों तक हमारे ऊपर हमें मार मार के, हमारे डंडे पीट पीट कर हमारे अंदर डर बिठाया। अगर इस डर को समाप्त करना है तो कहीं ना कहीं हमें फिर हिंसा करनी होगी, हमें भी उनको पीटना होगा, तभी हमारा डर जाएगा। वह किसानों को क्रांति का अग्रदूत मानता है क्योंकि अफ्रीका में सर्वहारा बुर्जुआ के साथ मिल गया है। क्यों? क्योंकि जो सर्वहारा है बुर्जुआ के साथ मिलकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लाभ ले रहा है, और किसान ही अग्रदूत होंगे क्योंकि उन्हीं का शोषण ज़्यादातर हो रहा है। फिर समकालीन विश्लेषण, जिसमें केन ब्रिटेन है, इनकी पुस्तक है द एनाटॉमी ऑफ रिवॉल्यूशन, 1938 में आती है। केन ब्रिटेन ने 4 क्रांतियों का विश्लेषण किया। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में जो कि यूके में हुई थी, अमेरिकन क्रांति 1776 में, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, और बोल्शेविक क्रांति 1917 में। इसे रूस या अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। तो केन ब्रिटेन ने ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस व रूस की क्रांतियों का विश्लेषण कर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। पहला, बुद्धिजीवियों की निष्ठा एवं केंद्र बदल गया है। पहला, ब्रिटेन ने क्रांति में बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी है। केन ब्रिटेन ने तनाव संभालने में सरकार की अकार्यकुशलता अर्थात परिवर्तनों को न संभाल पाना। चारों देश क्रांति से पहले आर्थिक दृष्टि से संपन्न थे, पर कई लोगों में नई आकांक्षाएं, न्यू डिजायर्स पैदा हो गई। क्रांति से पहले सामाजिक वर्ग विरोध था और एक वर्ग के मन में सापेक्ष वंचना का भाव था। तो क्रांति से पहले सामाजिक वर्ग विरोध था तथा एक वर्ग के मन में सापेक्ष वंचना का भाव था। पुराना अभिजन वर्ग आत्मविश्वास खोकर विरोधियों से मिल गया था। नेक्स्ट है हन्ना अरेंट, इनकी पुस्तक है ऑन रिवॉल्यूशन, ये 1963 में आती है। ऑन रिवॉल्यूशन, जब विद्रोह की समाप्ति होती है तो केवल मुक्ति, लिबरेशन मिलती है, जबकि क्रांति की समाप्ति पर आज़ादी, फ्रीडम की स्थापना होती है। क्रांति वही अच्छी है जो भौतिक की बजाय राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित हो। तो ये अमेरिकन क्रांति को अच्छा मानती हैं, जबकि जो फ्रांसीसी क्रांति है, चूंकि वो आर्थिक क्षेत्र में घुस गई थी, इसलिए उसको ये बुरा मानती है। कौन? हन्ना अरेंट। हन्ना अरेंट फ्रांसीसी क्रांति का विरोधी है और अमेरिकन क्रांति का प्रशंसक उनको कहा जा सकता है। उनके अनुसार जो फ्रांस की क्रांति है ये परतंत्रता एवं अमेरिकन क्रांति स्वतंत्रता की प्रतीक है। क्रांति ऐसी कार्यवाही है जिसमें परतंत्र लोग स्वतंत्रता की कामना करते हैं और ऐसा संविधान लागू करना चाहते हैं जो उनकी स्वतंत्रता को साकार कर सके। फ्रांसीसी क्रांति भौतिक क्षेत्र तक फैल गई है और हिंसा एवं अत्याचार में बदल गई, जबकि अमेरिकन क्रांति केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित रही, अतः तंत्र संविधान यानी फ्री कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने में सफल रही। हन्ना अरेंट के अनुसार किसी भी देश में क्रांतिकारी परंपरा तभी सार्थक होती है जब लोग अपने सहचरों के साथ स्वतंत्र कार्यवाही में हिस्सा लेते हुए सार्वजनिक सुख को बढ़ावा देते हैं, तब कोई भी क्रांति इसमें सफल होती है। थेडर स्टॉकपोल, ये अमेरिकन समाजशास्त्री हैं, इनकी पुस्तक है स्टेट एंड सोशल रिवॉल्यूशन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फ्रांस, रसिया एंड चाइना, 1700, ये उनकी 1979 में पुस्तक आती है। थेडर स्टॉकपोल ने सामाजिक क्रांति के अध्ययन के लिए संरचनात्मक उपागम स्ट्रक्चरल अप्रोच को अपनाया है। क्रांति का संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया है। तीनों देशों की क्रांतियों की तुलना की, फ्रांस, रूस और चीन की। थेडर स्टॉकपोल असंतुलन, सापेक्ष वंचन एवं वर्ग असंतोष को क्रांति का कारण नहीं मानते। उनका मानना है कि असंतुलन या सापेक्ष वंचना इन रिलेटिव डिप्राइवेशन और वर्ग असंतोष क्रांति का कारण नहीं। क्रांति का कारण है राज्य सत्ता एवं शक्ति संरचनाओं का कमजोर पड़ना। जब राज्य सत्ता एवं शक्ति संरचनाएं कमजोर पड़ जाती हैं तब क्रांतियां होती हैं। जैसे ही राज्य सत्ता कमजोर होती है, असंतुष्ट सामाजिक वर्ग व विशिष्ट वर्ग सरकार को दबोच लेते हैं। उनके लिए फ्रांस की क्रांति का कारण था कि वहां की सरकार का वित्तीय संकट में फंसना। रूस का जार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से कमजोर हुआ तो असंगठित सर्वहारा
संगठित सर्वहारा एवं कृषक वर्ग ने राज सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो यही बात है। आधुनिकीकरण एवं क्रांति। तो आधुनिकीकरण का तात्पर्य है औद्योगिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकास तथा सामाजिक गतिशीलता आदि, जबकि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक क्षेत्रों में पारस्परिक असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम आ जाए तो क्रांति होती है। इसे इंटरेस्ट ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, दबाव समूहों का द्वंद्व सिद्धांत कहा जाता है। जी सी जॉनसन ने, उनकी पुस्तक है रिवोल्यूशनरी चेंज 1600, इनकी भी पुस्तक आती है 1966 में आती है, द रिवोल्यूशनरी चेंज। क्रांति का कारण है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों का समान रूप से न बढ़ना। तो आर्थिक क्षेत्र में ज़्यादा ग्रोथ हो गई है लेकिन पॉलिटिकल और सामाजिक क्षेत्र में नहीं हुई है, तो फिर कहीं ना कहीं परिवर्तन या कहीं ना कहीं क्रांति तो होगी। शिक्षा बढ़ी पर आर्थिक संपन्नता नहीं बढ़ी, या आर्थिक संपन्नता तो बढ़ी पर राजनीतिक भागीदारी नहीं बढ़ी, तो क्रांति तो होना तय है। राजनीतिक व्यवस्था पर्यावरण से ही आ रही मांगों की पूर्ति नहीं कर पाती, परिणाम स्वरूप असम में वजन डिसइक्विलिब्रियम पैदा हो जाता है। यही क्रांति का मूल कारण है। तो राजनीतिक व्यवस्था है पर्यावरण से आ रही मांगों को पूरा नहीं कर पाता, तो डिसइक्विलिब्रियम फैल गया और यही क्रांति का मूल कारण है। सैमुअल पी हंटिंगटन पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, ये 1968 में बुक आती है, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। गैप हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो आधुनिकीकरण के कारण शिक्षा, आकांक्षाएं एवं चेतना बढ़ जाती है। आधुनिकीकरण के कारण शिक्षा, आकांक्षा एवं चेतनाएं बढ़ जाती हैं। परिणाम स्वरूप राजनीतिक सहभागिता की मांग भी बढ़ जाती है, पर उसके अनुसार संस्थान यानी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं होता है। तो लोग अब इंस्टीट्यूशनल या पार्टिसिपेशन की मांग करने लगते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन उस तरह से डेवलप ही नहीं हुआ है, केवल कुछ एलिट लोगों के लिए डेवलप हुआ है। तो यहाँ से फिर गैप बढ़ जाएगा, और गैप बढ़ जाएगा तो क्रांतियां होंगी। क्रांति का कारण है राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्थान में गैप का होना। तो जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन तो हुआ है, लोग अब एक प्रकार से मॉडर्नाइज हुए हैं, लोग समता समानता जैसे विचारों से शिक्षित हुए हैं, लोग समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन उनको पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है। जो इंस्टीट्यूशनल है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन वो हुआ नहीं है, तो कहीं ना कहीं गैप जब हो जाता है तो क्रांतियाँ होने स्टार्ट हो जाती हैं। फिर बैरिंगटन मूर जूनियर, इनकी बुक है सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। क्रांति का कारण है विभिन्न वर्गों के आधुनिकीकरण में असंतुलन। तो कृषक वर्ग, ये पेजेंट रिवोल्यूशन हुआ रूस में 1917 में। चीनी क्रांति हुई 1949 में। कारण क्या था? सामंतों की बजाय कृषक वर्ग का ज़्यादा आधुनिकीकरण हो गया, तो यहाँ पर कृषक ज़्यादा होशियार हो गए, तो उन्होंने फिर क्रांति कर दी। उनके चेतना है वो आ गई, तो उन्होंने क्रांति कर दी। बुर्जुआ क्रांति हुई जब यूके में 1688 में और फ्रांस में 1789 में। तो सामंतों की बजाय बुर्जुआ यानी पूंजीवादियों ज़्यादा आधुनिकीकरण हो गया। तो जो लोग आधुनिकीकरण इन द सेंस कि जो लोग मॉडर्नाइज हो जाएंगे, जो लोग समझ जाएंगे, है ना, जिसमें शिक्षा का प्रसार ज़्यादा हो जाएगा, जो ट्रैब को समझ जाएंगे, जो शिक्षित हो जाएंगे, तो उनके अंदर एक प्रकार से जागरूकता आ जाएगी। जैसे भारत में जैसे ही दलित समाज ना शिक्षित हुआ, तो उसने अपने अधिकारों की मांग स्टार्ट कर दी। तो अम्बेडकर के रूप में जो पहला नेता उनको मिला, तो काइंड ऑफ रिजर्वेशन मिल गया। तो यही है, जब जैसे जैसे आपको शिक्षा आएगी, जैसे जैसे आप जागरूक होते जाएंगे, तो आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। ये बात है। उच्च वर्गीय क्रांति, तो इसमें जर्मनी, जापान से रिलेटेड है ये। राजनीतिक सत्ताधारियों की बजाय नौकरशाही का ज़्यादा आधुनिकीकरण हो गया। फिर चार्ल्स टिल्ली, इनकी पुस्तक है द रिबेलियस सेंचुरी 1830 से 1930। द रिबेलियस सेंचुरी, तो 1830 से 1930 के बीच के काल को ये रिबेलियस सेंचुरी के बारे में कहते हैं। मतलब ये रिबेलियस सेंचुरी है। क्रांति का कारण है शक्ति असंतुलन। शक्ति का असंतुलन है। असंगठित एवं कमजोर लोग कभी क्रांति नहीं करते। मजदूरों व कमजोरों को जैसे ही अपने संगठन की ताकत का एहसास होता है, वो क्रांतियां कर देते हैं। कमजोर लोग कभी क्रांति नहीं करते। मजदूरों एवं कमजोर हैं, जब उनको अपने संगठन की ताकत का एहसास हो जाता है, तो क्रांतियां वो करते हैं। सापेक्ष वंचना एवं क्रांति, तो रिलेटिव डिप्राइवेशन एवं रिवोल्यूशन। तो यह क्रांति की सामाजिक मनोवैज्ञानिक व्याख्या है, ये सोशियो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। सापेक्ष वंचना का तात्पर्य है जब समाज की एक वर्ग दूसरे वर्ग की तुलना में स्वयं को हीन व वंचित समझे। तो जब जो अमीर हैं, जो गरीब हैं, तो वो अपने आप को रिलेटिवली क्या माने, कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम नहीं सहेंगे इसको, कहीं ना कहीं हमारी संसाधनों पर ये लोग कब्जा किए हुए हैं, और हमें को, तो उनके अंदर एक रिलेटिव डिप्रिवेशन आता है। इसके पास तो इतना है, हमारे पास में कुछ नहीं है, ये तो कार से चल रहा है, हमको रिक्शा भी नहीं नसीब हो रहा है। तो ये जो फीलिंग है वो उभरती है, फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी जब उभरती है, इसके बारे में रूसो बात कर रहा था, तब क्रांतियाँ होती हैं। वंचना
आर्थिक व राजनीतिक नहीं बल्कि ये मनोवैज्ञानिक कारक है। वही तो बात है ना कि फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी जिसकी बात रूसो कर रहा था, ये मनोवैज्ञानिक है, लोगों को दिखाई देने लगता है। लोगों को जैसे मान लो आपका पड़ोसी कार ले आया, थार ले आया, आपके पास दो पहिया है, तो आपको लगेगा ना कि क्या है ये, तो यही है फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी। है आपके पास भी उतना, मतलब अपना जो जीवन निर्वाह करने की रोटी कपड़ा मकान तो है ही, लेकिन रिलेटिव डिप्राइवेशन है कि उसके पास कार है, उसके पास, और मेरे पास टू व्हीलर भी है, टू व्हीलर है, तो ये होता है। क्रांति के सापेक्ष वंचना सिद्धांत को फ्रस्ट्रेशन एक्रेशन थ्योरी या हाइपोथेसिस कहा जाता है। निराशा प्रहार या निराशा आक्रामकता सिद्धांत भी कहा जाता है। निराशा प्रहार शोध के तहत दो विचारकों ने सिद्धांत महत्वपूर्ण है। पहला सापेक्ष वंचना का सिद्धांत ये टिडगर का है, टिडगर का, तो इनकी पुस्तक है वाई मैन रिवेल 1976 में आती है। कारण है सापेक्ष वंचना। तो व्यक्ति क्यों रिवेल करते हैं, क्योंकि रिलेटिव डिप्रिवेशन की फीलिंग रहती है, फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी रहती है। जे कर्व थ्योरी ये जेम्स डेविड की, सापेक्ष वंचना का सिद्धांत ये टिडगर का है, और जे कर्व थ्योरी ये जेम्स डेविड की है। टिडगर की पुस्तक है वाई मैन रिवेल 1976 में आती है। तो नेक्स्ट थिंकर है जेम्स डेविड, इनकी जे कर्व थ्योरी है, इसको देख लेते हैं। तो जेम्स डेविड के अनुसार राजनीतिक स्थिरता एवं अस्थिरता समाज एवं लोगों के मनोभावों पर निर्भर करती है। लोगों के मनोभाव ही क्रांति का निर्धारण करते हैं। अगर लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लोग चाहेंगे। अगर लोगों को नहीं लग रहा है, जैसे मोदी जी ने क्या किया है, भले रोजगार नहीं है लेकिन लोगों को लग नहीं रहा कि रोजगार है, इसलिए सब चल रहा है। तो शासक का यही काम है कि समस्याएं हैं लेकिन लोगों को लगना नहीं चाहिए समस्याएं, उसका कारण कुछ और बता दो। तो इससे रहता है कि मनोभाव चेंज नहीं होता। जब मनोभाव लोगों के अंदर उनका मन में ये नहीं रहता है कि नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो क्रांति क्यों ही करेंगे। जब मनोभाव चेंज हो जाता है, नहीं हमारे साथ क्रांति, हमारे साथ धोखा हो रहा है, तभी लोग अन्याय क्रांतियां करते हैं। जेम्स डेविड कार्ल मार्क्स के प्रोग्रेसिव ग्रेडेशन प्रगतिवाद उन्नयन को आधार बनाता है, जहां दो विपरीत वर्गों में आपसी द्वंद्व एवं वंचन भाव से इतिहास आगे बढ़ता है। जेम्स डेविड ने 3 क्रांतियों का विश्लेषण किया है। डोर्स रिवॉल्यूशन ये 1842 में हुआ, यह विद्रोह रोड द्वीप में हुआ था यूएसए में। थॉमस डोर के नेतृत्व में ग्रामीण अभियान ने इसमें किया था क्रांति। रूसी क्रांति जो कि 1917 में होती है, और इजिप्ट की क्रांति, मिस्र की क्रांति जो कि 1952 में होती है। जब वास्तविकता एवं लोगों की आकांक्षाओं के मध्य बहुत ज्यादा अंतराल हो जाता है तो क्रांतियां हो जाती हैं। जब वास्तविकता यानी आकांक्षाएं तो ये हैं आपकी, आकांक्षाएं आपकी ये है, और जो वास्तविकता है, और वास्तविकता क्या है, ये है। तो गैप क्या हो गया, पैदा हो गया, ये एक्सेप्टेबल गैप है। लेकिन यहाँ का जो गैप है ये क्या है, अनएक्सपेक्टेबल गैप है। इसको ध्यान दीजिए कि आपकी फॉर एग्जांपल ये है, ठीक, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, आप चाहते हैं कि ये मुझे मिले, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 15 लाख, आपको चाहिए स्वच्छ जल, स्वच्छ पानी, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है ना। या इसे हम थोड़ा सा रोमांटिक बनाने का प्रयास करते हैं, तो आपको चाहिए कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है मुझसे 2 घंटे बात करे, मुझे से केवल बात करे, मैं जब कहूँ जो कहूँ वो करे, ये आपकी एक्सपेक्टेशन। रियलिटी क्या है, ये है। तो यहाँ तक तो जो गैप है मैनेजेबल है, लेकिन ये वाला जो गैप है ये मैनेजेबल नहीं है, तो उसने आपको भाव देना ही बंद कर दिया। ये वाला फिर एक्सपेक्टेबल नहीं, तो क्रांतियां फिर यहाँ से हो जाएंगी। यहाँ पर तो चलो ठीक है, आपसे वो एक घंटे ही बात करती है ना, आपसे नहीं अपने बेस्ट फ्रेंड से ही बात कर लेती है, सब चलता है। लेकिन यहाँ जहाँ से आपको इग्नोर करना स्टार्ट हो जाते हैं आप, यहाँ से फिर बहुत ज़्यादा गैप बढ़ जाता है। जब गैप बढ़ जाता है तो क्रांतियाँ होती हैं। लेकिन हमें क्रांति नहीं करनी है दोस्तों, हमें कार्ल पॉपर की तरह पीस मिल इंजीनियरिंग से काम करना है और अच्छे से रहना है। तो ये है सेटिस्फेक्शन का लेवल, उसको देख लीजिए, और ये है टाइम। तो ये हमारी आकांक्षाएं हैं और ये वास्तविकता है। तो ये यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ, ये एक्सेप्टेबल गैप है, लेकिन ये जो गैप बना ये अनएक्सपेक्टेबल गैप है, और यहाँ पर क्रांतियाँ होंगी ही होंगी। तो हम लोग प्रतिरोध को देखेंगे, रेजिस्टेंस। अभी रेवोल्यूशन देखा था, अब रेजिस्टेंस को देखेंगे। तो महात्मा गांधी का एक महत्वपूर्ण कथन है कि ईसा मसीह प्रतिरोधकारियों के प्रिंस हैं। ईसा मसीह प्रतिरोधकारियों के प्रिंस है। सुकरात, ईसा मसीह, हेनरी डेविड थोरो, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की आज प्रसिद्ध प्रतिरोधकारी हैं। तो इन्होंने जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी उसको कहीं ना कहीं उसका प्रतिरोध किया है। सवाल करना, विरोध करना, असहयोग, सैन्य अवज्ञा,
समर्थन वापस लेना, चुनौती देना एवं विरोध आदि सभी शब्दों का संबंध प्रतिरोध से है। फिर फेथ कार्लेन के अनुसार प्रतिरोध का तात्पर्य है मौजूदा सख्त संबंधों को बनाए रखने वाले मूल्यों को जानबूझकर अस्वीकृत करना। ब्रिटिश थे, उनका एक प्रकार से अगर जो मौजूदा सख्त संबंधों को बनाए रखना चाहते हैं उनका प्रतिरोध करना या वो जानबूझकर अस्वीकृत करना क्या है प्रतिरोध। फिर होलेंडर एवं इनोवेनर होलेंडर एंड इनोवेनर ने प्रतिरोध को दो मूल तथ्य बताए हैं प्रतिरोध के। पहला, प्रतिरोध केवल नेतृत्व की विशेषता नहीं है बल्कि यह एक मौखिक, संज्ञानात्मक एवं शारीरिक क्रिया। प्रतिरोध केवल नेतृत्व की विशेषता नहीं है बल्कि यह एक मौखिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक क्रिया है। वर्बल, कॉग्निटिव एंड फिजिकल एक्शन है। प्रतिरोध में विरोध शामिल रहता है, प्रतिरोध में विरोध शामिल रहता है। राजनीति विज्ञान प्रतिरोध का तात्पर्य है राज्य की खिलाफत करना, राज्य के दमनकारी नीतियों एवं कानूनों का विभिन्न तरीकों से विरोध करना ही प्रतिरोध है। यह विरोध सामूहिक भी हो सकता है और व्यक्तिगत भी हो सकता है। तो जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था ना गांधी जी ने 1940 में, तो क्या था, ये व्यक्तिगत प्रतिरोध था। जबकि सामूहिक तो CMD और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये सब क्या था, ये एक प्रकार से सामूहिक प्रतिरोध का उदाहरण था। और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था चलाया था गांधी जी ने 1940 में, वो व्यक्तिगत प्रतिरोध का उदाहरण था। जहाँ राज्य उत्पत्ति का दैवी सत्ता सिद्धांत प्रतिरोध की इजाजत ही नहीं देता है, वहीं हॉब्स ने केवल जीवन रक्षा की शर्त भंग होने पर और लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा न होने पर प्रतिरोध का समर्थन किया। तो अगर डिवाइन राइट थ्योरी को देखा जाए तो वहां पर प्रतिरोध का कोई बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो राजा है वो भगवान का अवतार है, तो उसका विरोध किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन हॉब्स ने केवल राइट टू लाइफ के लिए या राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन का अधिकार दिया है, जबकि लॉक ने प्रतिरोध का समर्थन 3 आधारों पर दिया, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। प्रतिरोध वैधता एवं न्याय से जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध वैधता एवं न्याय से जुड़ा हुआ है। राजनीति विज्ञान, जेम्स स्कॉट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डोमिनेशन एंड द आर्ट ऑफ रेजिस्टेंस 1990 में मलेशिया के किसान आंदोलन का विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण में उन्होंने बताया है कि कैसे किसान प्रभुत्वशाली जमींदार वर्ग का प्रतिरोध एवं विरोध करते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने प्रतिदिन प्रतिरोध यानी एवरीडे रेजिस्टेंस की अवधारणा दी है। जेम्स स्कॉट ने 2 प्रकार के प्रतिरोध बताए हैं। पहला, पब्लिक ट्रांसक्रिप्ट या पब्लिक रेजिस्टेंस, जन विरोध या खुला विद्रोह। तो इसमें शोषित और शोषकों का खुला विरोध करते हैं। तो इसमें शोषित जो है तो शोषकों का खुला विरोध करते हैं, पब्लिक ट्रांसक्रिप्ट। और हिडन ट्रांसक्रिप्ट, बंद या छुपा हुआ प्रतिरोध। तो चर्चा एवं आलोचना शोषितों एवं उपासितों के माध्यम से होती है, जो न कभी दिखाई देती है और न सुनाई देती। मंच के पीछे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक वर्चस्व का निरंतर छुपा हुआ प्रतिरोध चलता रहता है। जब यह आलोचना एवं प्रतिरोध सार्वजनिक हो जाता है तो शोषित खुलकर बोलने लगते हैं तथा समाज में अपनी स्थिति व ताकत को समझ जाते हैं। तो खुला विरोध हो सकता है, बंद विरोध हो सकता है। इस प्रकार विरोध कोवर्ट यानी खुला हो सकता है, ओवर्ट यानी खुला हो सकता है और कोवर्ट यानी बंद हो सकता है। दोनों प्रकार का होता था। अभिन्न रूप से प्रभुत्व डोमिनेशन से जुड़ा हुआ, या तो आप खुला विद्रोह कर सकते हैं, पब्लिक फोरम में जाइए और सरकार की नीतियों का, सरकार के कार्यक्रमों का विरोध करिए, या तो आप क्लोज्ड डोर के तहत या उन्हें कहते हैं दबी में कर रहे हैं, तो मतलब सरकार को पता भी नहीं चले और एक हिडन तरीके से आप विद्रोह या विरोध करिए। हिडन तरीके से क्यों किया जाता है? क्योंकि सत्ता की जो ताकत है उसको झेलने का सब व्यक्ति वो साहस नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये कोवर्ट विद्रोह करते हैं, खुला नहीं, हिडन समर्थन करते हैं, बाहर से समर्थन करते हैं जो क्रांतिकारी रहते हैं उनका। होलेंडर एवं इनोवेनर ने प्रतिरोध के 7 प्रकार बताए। एक तो ओवर्ट, खुला विद्रोह, सीधे आप जाइए और धरना प्रदर्शन करिए। कोवर्ट, बंद रूप से आप चर्चाएं पर चर्चाएं करिए और एक जनमानस तैयार करने का काम करिए, एक एंटी फीलिंग तैयार करने का काम करिए। बेइरादा, अनविटिंगली, तो आप बिना इरादा के कभी कभी विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपका ये जो आपके हित है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। फिर लक्ष्य केंद्रित, टारगेटेड आप विद्रोह कर सकते हैं। बाह्य परिभाषित यानी एक्सटर्नली डिफाइंड, और विफल, मिस्ड और आजमाया हुआ प्रतिरोध, अटेम्प्टेड रेजिस्टेंस, आजमाया हुआ प्रतिरोध। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे तो उनका एक प्रकार का आजमाया हुआ प्रतिरोध था, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रकार से प्रतिरोध कर दिया था। जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेटजी थी, उन्होंने पहले से ही अपना जो प्रतिरोध का तरीका है उसको अपना लिया था, या उसको काइंड ऑफ एक उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया था, उसका एक ट्रेलर तो दिखा ही दिया था लोगों को। प्रतिरोध के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेजिस्टेंस,
तो नागरिक हिंसा सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सिविल वायलेंस। तो हैरी एक्सटीन, नागरिक हिंसा का तात्पर्य है हिंसा के द्वारा किसी राज्य व्यवस्था के संविधान, शासकों व नागरिकों में परिवर्तन लाना। हिंसा के द्वारा किसी राज्य व्यवस्था के संविधान, शासकों व नीतियों में परिवर्तन लाना। टेडगर ने अपनी प्रसिद्ध कृति वाई मैन रिबेल 1970 में आती है में क्रांति एवं नागरिक हिंसा का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए निराशा आक्रामकता सिद्धांत, इन्फेस्टेशन एग्रेशन थ्योरी दिया है। इसका आधार है सापेक्ष वंचना, रिलेटिव डिप्रेवेशन। फिर हेनरी डेविड थोरो का नागरिक अवज्ञा सिद्धांत, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, जिसने कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को प्रभावित किया था। तो हेनरी डेविड थोरो अमेरिकन विचारक थे जिन्हें जेल जाने वाला एवं विरोध की आवाज, तो जेल गोअर एंड वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट कहा जाता है। थोरो की प्रसिद्ध पुस्तक है ऑन टू द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, ऑन टू द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस 1849 में पुस्तक आती है उनकी। इमा गोल्डन ने थोरो को महान अमेरिकन अराजकतावादी कहा है। तो ग्रेट अमेरिकन ये एनार्किस्ट थे, ऐसा इमा गोल्डन बोलते हैं। थोरो राज्य, सरकार, संविधान आदि को मानव शोषण का तरीका मानते थे क्योंकि ये सब आत्मा विहीन होते हैं। तो जैसे गांधी कहते हैं कि जो स्टेट है सोलेस मशीन है, ऐसे ये विचार कहाँ से लिया गया है? थोरो से ही लिया गया। थोरो सरकार के शोषणकारी कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन करते थे, फिर उन्हें जेल होती थी और इस पूरे प्रकरण में जनता काले कानूनों के प्रति जागृत हो जाती थी। तो आप एक प्रकार से लोगों में जन जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं, जन जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं। लियो टॉलस्टॉय, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग आदि इनमें से प्रेरित हैं। आज भी पर्यावरणवादी, फिर लेबर, नागरिक अधिकार आदि आंदोलन इनसे प्रेरणा लेते हैं। सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा सिद्धांत महात्मा गांधी से। फिर मिशेल फूको का प्रतिरोध सिद्धांत। तो फूको अपने शक्ति सिद्धांत, पावर थ्योरी के अलावा प्रतिरोध सिद्धांत के माध्यम से भी जाने जाते हैं। फूको ने प्रतिरोध सिद्धांत के तहत स्ट्रगल, कंसंट्रेशन, ट्रांसग्रेशन आज शब्दावली का प्रयोग किया है। स्ट्रगल, कंसंट्रेशन यानी मुकाबला और ट्रांसग्रेशन यानी अतिक्रमण। ये कृति है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961 में आती है। फूको ने प्रतिरोध को भी शक्ति सिद्धांत के तहत ही समझाया है। शक्ति के बारे में फूको का प्रसिद्ध कथन है, शक्ति का प्रश्न एक पहेली, द क्वेश्चन ऑफ पावर रिमेन्स अ टोटल इनिग्मा, एक क्वेश्चन, एक पहेली बनकर रह गया है। शक्ति एवं प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हैं। प्रतिरोध शक्ति से बाहर नहीं होता, प्रतिरोध शक्ति का ही एक रूप होता है। नेक्स्ट है अहिंसात्मक प्रतिरोध, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एवं जेनरिक हिंसा। तो जीन शार्प ने एक कॉन्सेप्ट दिया है। बुक क्या है इनकी? पॉलिटिक्स ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन, 1973 में बुक आती है। शार्प ने अहिंसा के 5 प्रकार बताए हैं। अहिंसा के 5 प्रकार बताए हैं। कौन कौन सी? गांधीवादी अहिंसा, फिर मलफोर्ड सिबली द्वारा वर्णित 3 प्रकार की अहिंसा है। हिंदू शांतिवाद, यानी इसे सत्याग्रह कहा जा सकता है हिंदू शांतिवाद को। फिर ईसाई शांतिवाद एवं क्रांतिकारी धर्मनिरपेक्ष शांतिवाद। जेनरिक हिंसा, इसमें अहिंसा की सभी किस्में आ जाती हैं। जेनरिक अहिंसा में अहिंसा की सभी किस्में आ जाती हैं। प्रशांतवादी अहिंसा, जिसमें नैतिक धार्मिक आधार पर अहिंसा में भाग लेने से मना करना, नैतिक एवं धार्मिक आधार पर हिंसा में भाग लेने से मना करना प्रशांतवादी यानी पेसिफिस्ट नॉन वायलेंट एक्शन इसे कहा जा सकता है। अहिंसक प्रतिरोध, तो यह जेनरिक अहिंसा के समक्ष संकीर्ण अवधारणा है। यह जेनरिक अहिंसा के समक्ष संकीर्ण अवधारणा है। जीन शार्प की जेनरिक अहिंसा यानी जेनरिक नॉन वायलेंस की अवधारणा अत्यंत प्रसिद्ध। अब कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं शब्दावली देख लेते हैं। तो गैप हाइपोथेसिस, ये सैमुअल पी हंटिंगटन से रिलेटेड है। गैप हाइपोथेसिस सैमुअल पी हंटिंगटन से रिलेटेड है। संपेक्ष वंचना सिद्धांत यानी रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी, ये टेडगर से रिलेटेड है। जे कर्व थ्योरी, ये जेम्स डेविड से रिलेटेड है। प्रतिदिन प्रतिरोध, डे टू डे रेजिस्टेंस, ये है जेम्स स्कॉट का। नागरिक हिंसा सिद्धांत, ये हेनरी एक्सटीन का है। जेनरिक अहिंसा, ये जीन शार्प का है। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनको भी देखते चलते हैं। तो एडमंड बर्ग की पुस्तक है रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस, ये 1790 में आती है। एलेक्स डी टॉकविले की पुस्तक है द ओल्ड रिजीम एंड द रिवोल्यूशन, 1856 में आती है। एक और की पुस्तक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका। फ्रांस फैचन की पुस्तक है ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क, 1952 में आती है। एंड द रिजल्ट ऑफ द अर्थ, धरती के अभागी, 1961 में बुक आती है। माओ की है ऑन द कंट्राडिक्शन, ये 1966 में बुक आती है। सी जॉनसन की है रिवोल्यूशनरी चेंज, 1966 में। फिर सैमुअल पी हंटिंगटन की पुस्तक है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, 1968 में। मिशेल फूको की पुस्तक है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, 1961 में। लेनिन की पुस्तक है द स्टेट एंड रिवोल्यूशन, 1917 में। थेडर स्टॉकपोल की है
स्टेट एंड सोशल रिवोल्यूशन कोलन अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फ्रांस, रसिया एंड चाइना, ये 1979 की पुस्तक है। केन ब्रिटन द एनाटॉमी ऑफ रिवोल्यूशन, ये 1938 में बुक आती है। हना अरेंड की ऑन रिवोल्यूशन 1963 में आती है। फिर चार्ल्स टिल्ली, लुइस टिल्ली और रिचर्ड टिल्ली की पुस्तक है रेबेलियस सेंचुरी, 1830 से 1930 की जो सेंचुरी है इसको रेबेलियस सेंचुरी कहते हैं, और ये पुस्तक उनकी 1975 में आई थी। टेड रॉबर्टगर वाइमन रिवेल 1970 में बुक आती है। बेरिंगटन मूर जूनियर, इनकी पुस्तक है सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी 1970 में बुक आती है। फिर एरिक जे हॉब्सबॉम द एज ऑफ रिवोल्यूशन कोलन यूरोप 1789 टू 1848, और लियोन ट्रॉट्स्की मार्क्सवादी थिंकर है, उनकी पुस्तक है द परमानेंट रिवोल्यूशन एंड द रिजल्ट एंड प्रॉस्पेक्ट, द परमानेंट रिवोल्यूशन एंड रिजल्ट एंड प्रॉस्पेक्ट। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस और रिवोल्यूशन और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो चलिए अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।